दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है मर्विन स्मिथ की बुक द स्पोर्ट एंड एडवेंचर इन द इंडियन जंगल। पिछली सारी कहानियां प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। आज की कहानी है एन एडवेंचर विद बोआ। अब स्मिथ बोलते हैं कि सामू, जो कि मेरा बोटमैन है, बहुत बढ़िया स्टोरी टेलर है। वो बहुत ही कम शब्द बोलता है, लेकिन उसके जो शब्द होते हैं परफेक्ट होते हैं और अपने शब्दों से वो खींच देता है एक स्केच आपकी निगाहों के सामने। ऐसा लगता है आंखों के सामने ही वो घटना घटित हो रही हो। वो कभी ज्यादा दूर गया नहीं। मेरे ख्याल से जहां वो रहता है उससे 20 मील की दूरी पर भी नहीं गया होगा, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे एडवेंचर एक्सपीरियंस उसके साथ हुए, और कुछ तो ऐसे जो कि आश्चर्यचकित करने वाले हैं। अब जो वो कहानियां बताता है, कई बार मुझे डाउट होता है, क्योंकि उसकी कहानियां कुछ कुछ वैसी ही हैं जैसे कि रोडियार्ड किपलिंग की बुक जंगल बुक की हो। जैसे कि जंगल बुक में एक अजगर थी जिसका कि नाम था का, और उसकी जो बंदरों से लड़ाई हुई थी, ऐसी ही कुछ कहानी सामू के पास भी है। अब क्योंकि यहाँ बुक में मैं सामू के जेस्चर्स और उसकी वो हरकतें, उसके वो एक्शंस, चेहरे पर जो वो भाव लाता था, वो तो मैं दर्शा सकता नहीं, लेकिन जो उसकी कहानी है वो मैं बता सकता हूं। तो सामू ने जो कहानी सुनाई स्मिथ को, वो इस प्रकार से है। हुजूर, बारिश के दिन थे। एक बार कोयल बाढ़ में थी और मैं, जो नदी में रैपिड्स थे, उसमें मछलियां पकड़ रहा था। जब मटमैला पानी होता है तो हम केवल रॉड से ही मछलियां पकड़ लेते हैं, और कई बार हम पकड़ते हैं कैटफिश। मटमैले पानी में जो हमने बेट लगाई होती है, मछलियों का जो चारा लगाया होता है, उसको मछलियां पकड़ लेती हैं। मैं एक चट्टान के पीछे बैठा था, रॉड मैंने लटकाई हुई थी, उस रॉड में चारा था। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे से सरसराहट सुनाई दी। नदी के अंदर मुझसे 20 गज की दूरी पर सरसराहट थी। ऐसा लग रहा था झाड़ियों के अंदर से दो बैल निकल के आ रहे हैं, पानी की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी मैंने देखा दो बहुत बड़े बड़े सांप, जो कि 10 से 15 मीटर लंबे होंगे और जिनकी मोटाई मेरी जांघों के बराबर होगी, वो झाड़ी से निकले, पानी में उतरने लगे। अब उनको देख के मैं डर गया। मुझसे भागा नहीं जा रहा था। मैं पत्थर के पीछे बैठा रहा और बस उनको देखता ही रहा। अब वो लड़ रहे थे कि क्या कर रहे थे मुझे नहीं मालूम। उन्होंने एक दूसरे में अपनी बॉडी को लपेटा हुआ था। पानी के ऊपर से करीब 6-6 फीट ऊपर उठ जाते थे और फिर धड़ाम से छपाक की आवाज के साथ पानी में गिरते थे। ऐसा उन्होंने कई बार किया, और उसमें से जो छोटा सांप था, फिर उसने अपने आप को अलग कर लिया और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। अब जो बड़ा वाला सांप था वो उसी तरफ आ गया जहां से वो पानी में उतरा था। वहीं पर एक साल के पेड़ का लट्ठा पड़ा था, उसके पीछे चला गया, और उसने एक लकड़ी के लट्ठे के पीछे अपने आप को ऐसा छिपा लिया कि जरा सा भी नजर नहीं आ रहा था। अगर मैंने उसे उस साल के पेड़ के पीछे छिपते हुए नहीं देखा होता तो मुझे मालूम नहीं चलता कि यहां पर कोई सांप है। अब मैं घर जाने की तैयारी में ही था कि तभी मुझे अपने पीछे की झाड़ियों से ग्राउल की आवाज सुनाई दी, और शायद वो आवाज सांप ने भी सुन ली थी। अब मैंने देखा सांप ने अपना सर लकड़ी के लट्ठे के ऊपर रखा हुआ था। बॉडी जिग-जैग तरीके से लट्ठे के पीछे थी। लकड़ी का लट्ठा पानी से बहुत ज्यादा दूर था नहीं, और धीरे धीरे वो ग्रंट, वो ग्राउल नजदीक आती जा रही थी। अब ये ग्रंट की आवाज थी एक जंगली सुअर की, जो कि झाड़ियों से निकला और जा रहा था पानी की तरफ। अब वो जंगली सुअर उस लकड़ी के लट्ठे के नजदीक से ही जा रहा था, और जैसे ही वो छलांग मारता हुआ आगे बढ़ा, सांप निकला। उसने अपने आप को उस सुअर के चारों तरफ लपेट लिया, उसकी गर्दन को भी जकड़ लिया। जंगली सुअर ने बड़ी थोड़ी देर की फाइट दी, और उसके बाद वो जंगली सुअर सफोकेशन से मर गया। अब सांप ने जंगली सुअर की बॉडी को लपेटा हुआ था, तभी झाड़ियों से जंगली कुत्ते निकल आए। शायद वो कुत्ते ही दौड़ा रहे थे जंगली सुअर को, और जंगली सुअर उनसे बचकर ही भाग रहा था और शिकार बन गया एक सांप का। अब जो सबसे आगे कुत्ता भाग रहा था, उसने उस अजगर को
तभी देखा जब वो उसके काफी नजदीक पहुंच गया था। अब एकदम से आवाज करके वो कुत्ता साइड में हट गया और अजगर भी उसे जल्दी से अपना कॉइल ढीला किया और लकड़ी के पीछे आ गया। अब अपनी भाषा में जंगली कुत्तों ने एक दूसरे को बता दिया कि यहाँ पर अजगर है। लेकिन सांप भी जंगली सुअर से दूर नहीं जाना चाहता था और कुत्ते भी जंगली सुअर को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब वो अजगर अपनी जीभ लपलपा रहा था, उसकी पूंछ भी पीछे से हिल रही थी। अब उधर कुत्ते आवाज निकाल रहे थे, उन कुत्तों की आवाज का जवाब ये अजगर दे रहा था अपनी हिस्स की आवाज से। तभी एक कुत्ते ने सुअर के ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की। अब वो अजगर ने तीर की तरह से अपने सिर को करीब 6 फीट आगे बढ़ाया और कुत्ते के रिब को पकड़ लिया, यानी कि पसलियों को पकड़ लिया, और फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। कुत्ता काफी दूर जाके गिरा था और मर चुका था। हुजूर, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपको यकीन नहीं हो रहा कि मैं सच बोल रहा हूं, लेकिन मेरा विश्वास मानिए, ये बात सच्ची है और ये सांप इस तरीके से ही अटैक करते हैं। और उस बोआ यानी कि अजगर की नाक एकदम चपटी थी, जैसे कि भैंसे का मुंह हो, और उसकी स्किन भी सॉफ्ट नहीं थी, बहुत ज्यादा हार्ड थी। और आप ये समझ ले कि अगर 20 आदमी एक साथ किसी पर अटैक करे, उतनी ताकत थी उस अजगर में। और अब जब कुत्तों का एक साथी मर गया था, बाकी के कुत्तों ने मंत्रणा शुरू कर दी कि अब अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा। उन्होंने सांप को चारों तरफ से सर्किल बना के घेर लिया और बार बार आगे आके अपने चिर परिचित स्टाइल में एक जगह से काटता था, वो भागता था, दूसरा आता था, फिर काटता था। अब उस अजगर की बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था। मुझे लग रहा था कि ये कुत्ते बड़ी आसानी से इस अजगर को मार देंगे, लेकिन उस अजगर ने बैकआउट किया इस इंतजार में कि एक कुत्ता जो उस पर अटैक करेगा वो उसको पकड़ेगा, और उसके बाद उसने उसी तरीके से दोबारा अटैक किया एक कुत्ते पर। अब दूसरा कुत्ता भी मर गया। उसके बाद जब भी कुत्ता अटैक करता तो कभी अपना सर अजगर यहां मारता, कभी वहां मारता, कभी यहां मारता। करते करते सारे कुत्ते मर गए, केवल 3 कुत्ते बचे और वो भी डर कर भाग गए। अब उसके बाद सांप उस लकड़ी के लट्ठे के पीछे आराम करने के लिए चला गया। लगता था सोना चाहता है। थोड़ी देर तक मैं वहां रहा और उसके बाद मैं भी अपने गांव आ गया। मैं अपने कई बोटमैन साथियों को लेके शाम को वापस आया। हमने कई सारे पत्थर भी फेंके, लेकिन उस लकड़ी के लट्ठे के पीछे कोई अजगर नहीं था। लेकिन जंगली सुअर का मरा हुआ शरीर और 8 मरे हुए कुत्ते वहां पड़े हुए थे। फिर हमें अजगर के सड़क के जाने के निशान मिले, जिसके साथ साथ खून भी था। हम लोगों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उन निशानों का पीछा करे। जंगली कुत्तों को हमने नदी में फेंक दिया और मेरे साथ जो मेरे साथी थे वो सुअर को ले आए खाने के लिए। अब इसमें बोलते हैं कि इस तरह से अपनी कहानी का खाका खींचा था सामू ने। कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन गांव वाले उसकी बातों को सच्चा मानते हैं। अब इतने बड़े शरीर से जो उसने धक्के मारे थे, इतने मसल से धक्के तो मारे जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अजगर अपने मुंह से इतना बड़ा ब्लो मारते हैं, क्योंकि उनका मारने का स्टाइल क्वाइल करके, सफोकेट करके मारना होता है। लेकिन मिस्टर रुडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक में भी ऐसा ही बताया था, सामू ने भी ऐसा ही बताया। स्मिथ बोलते हैं, एक बार मैंने करीब 9 फीट लंबे अजगर को एक बकरी को मारते हुए देखा था। उसने भी क्वाइल करके, सफोकेट करके ही बकरी को मारा था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी अजगर के बारे में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।